ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां और गांधी जी से मतभेद। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किसान अपनी ताकत दिखा चुके थे और साथ ही वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़कर उनके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि इतिहास के पन्नों में कई चीजें ऐसी हैं जो या तो दर्ज नहीं हैं या फिर गलत हैं। इस एपिसोड में हम ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने क्रांतिकारियों और किसानों के खिलाफ बनाई। 22 मई 1921 को मुसलमान जमींदारों और हिंदू किसानों के बीच दंगे भड़काए गए। ऐसी ही घटनाओं की खबरें पूरे देश से आ रही थीं। किसान आंदोलनों के जनक कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती लगातार किसानों को इकट्ठा कर रहे थे। 1934 में स्वामी जी गांधी जी से मिले और उन्हें किसानों के लिए जमींदारों से बात करने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जमींदारों के ज्यादातर मैनेजर कांग्रेस का कार्य संभाल रहे हैं और ऐसे में वो कांग्रेस को खतरे में नहीं डाल सकते। ऊपर से गांधी जी ने दरभंगा के राजा के लिए किसानों से अनाज इकट्ठा करने की मांग कर दी। इस पर स्वामी जी नाराज हो गए और गांधी जी की इस मुलाकात को अधूरा छोड़कर चल पड़े। उसके बाद स्वामी जी और गांधी जी के संबंध दोस्ताना नहीं रहे। पूरी दुनिया साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़कर अत्याचार खत्म करना चाहती थी, वो भी अपने तौर तरीके से। ऐसे में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत किसानों, आम जनता और क्रांतिकारियों के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। परिणाम ये हुआ कि लोग गांधी जी के खिलाफ होते गए और आंदोलन बढ़ने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। आंदोलन और आंदोलनकारियों पर लगाम लगाने के लिए सन 1908 में क्रिमिनल लॉ एक्ट लाया गया ताकि 41 जिलों में इकट्ठा हो रहे स्वयंसेवकों को दबाया जा सके। इन स्वयंसेवकों में 5,000 मुसलमान और 12,000 से अधिक हिंदू स्वयंसेवक थे। ये स्वयंसेवक धरना देते थे, आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे, साथ ही साथ भाले और तलवार के साथ प्रदर्शन और रैलियां निकालते थे। जल्द ही स्वयंसेवक की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई, जो गेरुए रंग के वस्त्र में देश भर में देखे जाने लगे। 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां हुईं। अंग्रेजों को एक बार फिर 1857 की क्रांति याद आ गई और उन्होंने अधिक सैन्य बल के साथ इसका दमन करने का मन बनाया। सेना पर होने वाला खर्च बढ़ गया। 1914-15 में सैनिकों पर 3,065 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो अब बढ़कर 1920-21 में 8,738 लाख रुपए हो गए थे। ऐसा नहीं था कि चौरी चौरा के किसान विद्रोह से पहले आंदोलन या विद्रोह नहीं हुए थे, लेकिन चौरी चौरा का किसान विद्रोह भारतीय इतिहास की वो घटना है जिसने ये साबित किया कि किसी भी गुलाम देश की आजादी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं मिलेगी। इसके लिए सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई गरीब और किसान व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी जुल्म सहने की ताकत खत्म हो चुकी हो। इस विद्रोह ने साबित किया कि स्वयं की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है। बाद में आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देने के पीछे दुनिया ने इसी सिद्धांत को अपनाया। इतिहास गवाह है कि कोई भी गुलाम देश बिना बलिदानों के आजाद नहीं हुआ, और बलिदान किसी एक वर्ग का नहीं। स्वराज की कल्पना करने वाले नेताओं, बड़ी पार्टियों और उच्च वर्ग के लोगों के साथ साथ आजादी में मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों और निम्न वर्ग के लोगों की भी वही भागीदारी रही जो उन लोगों की है जिनके नाम आज हम जानते हैं। बहरहाल 1918 से 1921 के बीच किसान विद्रोह चरम पर थे। रूसी क्रांति का प्रभाव भारतीय मजदूरों पर बहुत अधिक हुआ। तभी तो 1920 से पहले 2 महीनों में जूट और कपास के कारखानों में 110 हड़ताल हुई। इन हड़तालों में लगभग 25 लाख मजदूर शामिल हुए। ऐसी ही कई हड़तालें कपड़ा मिलों और रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ पोस्ट ऑफिस विभाग के कर्मचारियों ने भी की थीं। ऐसे माहौल में जहां एक ओर अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं गोरखपुर की गरीब जनता और किसानों के सामने 2 टाइम की रोटी का संकट पैदा हो गया। जनसंख्या बढ़ रही थी और कृषि भूमि लगातार घट रही थी। प्रति एकड़ पर 1901 से लेकर 1921 तक 6 व्यक्ति का भार बढ़ गया था। हर परिवार के पास एवरेज 4.8 एकड़ जमीन थी, जिस पर पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में जमींदारों और सरकार के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। इस तरह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बीच के वक्त में चौरी चौरा विद्रोह की जमीन तैयार हुई। गांधी जी के विचारों से गरम दल के नेता सहमत नहीं हुए और आखिर किसानों और गरीबों को सरकार और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का सहारा लेना पड़ा।
आगे चलकर हम और भी डिटेल में असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के साथ साथ कांग्रेस की गतिविधियों और गांधी जी के विचारों के बारे में जानेंगे। ये वो दौर था जब सत्याग्रह आंदोलन एक बार फिर अस्तित्व में आया। गांधी जी का सत्याग्रह से स्वराज प्राप्त करने का आइडिया भारतीय जनता को बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी लोग पूर्ण रूप से अहिंसा का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी था। गांधी जी ने सत्याग्रह की परिभाषा अपनी किताब मेरे सपनों का भारत में लिखी है। उनके अनुसार किसी भी गलत कानून को न मानना, लेकिन उसका आदर और अहिंसा के जरिए विरोध दर्ज कराना शुद्ध सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक धार्मिक कार्य भी कहा जा सकता है, जो त्याग, तपस्या, कष्ट सहना, आत्मशुद्धि के सिद्धांतों के साथ दुख सहकर सुख हासिल करने की पद्धति से संबंधित था। लेकिन इस तरह के विरोध का असर अंग्रेजी हुकूमत पर नहीं हो रहा था, और यही बात क्रांतिकारियों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही गांधी जी का सत्याग्रह कुछ मांगों तक सीमित था। उनका कहना था कि अगर अंग्रेज हमारी सारी मांगें पूरी कर दें तो उन्हें देश से बाहर निकालने की क्या जरूरत है। और ये बात गांधी जी के विरोध का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत की सरजमीन पर रहने नहीं देना चाहते थे और गांधी जी कहीं ना कहीं समझौते की राह पर थे। लगातार धोखे और जुल्म करने वाले अंग्रेजों को गांधी जी क्यों शर्तों पर देश में रखना चाहते थे, ये बात क्रांतिकारियों, गरीब किसान और गरम दल के नेताओं को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि महात्मा गांधी भारत की जनता को प्रभावित करने में कामयाब रहे, क्योंकि वो सरल, सहज, शाकाहारी, बकरी का दूध पीने वाले, सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने वाले, कुर्सी की बजाय जमीन पर बैठने वाले और कपड़ों के रूप में सिर्फ धोती धारण करने वाले थे। उनके ये गुण उन्हें महात्मा बनाते थे और लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। वे सरल भाषा में बात करते थे और जब लोगों के बीच जाते थे तो लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है। उनकी बातों में रामायण और भगवत गीता के उपदेश होते थे। वे राम राज की बातें करते थे और लोग उनके करीब रहना पसंद करते थे।